कोई प्रॉब्लम है कल की? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टडी नो प्रॉब्लम चल ही रहा है? क्या विषय कल कहाँ गायब हो गए थे ऑप्शनल में? ऑप्शनल क्लास में कहाँ गायब हो गए थे? हाँ, तुमने वो ऑप्शनल छोड़ दिया क्या? ठीक है, गलती मत करो, साथ में रहोगे तो बन जाओगे कुछ, है ना। A to Z मेरे साथ जुड़े रहोगे तो कुछ ना कुछ बन के निकल जाओगे, क्योंकि पूरा दोनों के हाथ में रहेगा। तीसरा कोई इंटरफेरेंस और तीसरा किसी के इन्वॉल्व करोगे तो मुझे नहीं पता कि उसके वो आपके साथ कितना मेहनत करेगा, आप उसके साथ कितना मेहनत करोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर। और मैंने कहा कि अभी ऑप्शनल के रूप में जितना एक्सपर्ट मैं हूँ अभी इंडिया में टॉप लेवल पे, और मैं इंडिया की पूरे इंडिया में चैलेंज कर सकता हूँ जितना अच्छे ज्योग्राफी मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। इंडिया में कोई भी कोचिंग में उतना अच्छे से कवर नहीं कर रहा होगा। ठीक है, इसके लिए मैं लिख के भी दे सकता हूँ। ठीक है, और बात कुछ फ्रेंड्स होंगे आपके इधर उधर कर ही रहे होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सब, तो उनसे भी कंसल्ट कर लोगे तो चलेगा। चलिए टेम्परेचर इन्वर्सन में देखते हैं। टेम्परेचर इन्वर्सन में कल हमारा हो गया था, कॉन्सेप्ट हो गया था, कॉन्सेप्ट हो गया था ना आपका, जो है कंडीशंस हो गई थी, आवश्यक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या वो भी हो गई थी आपकी, जो है। ठीक है, क्या साक्षी नींद आ रही है? भूख लग रही है? तो ब्रेक था तो ब्रेक में खाए पिए क्यों नहीं? प्रकार देखते हैं, टाइप्स। तो टेम्परेचर इन्वर्सन में टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं निम्न तली, लोअर एल्टीट्यूड या निम्न ऊंचाई वाले, कम ऊंचाई वाले, लोअर एल्टीट्यूड टेम्परेचर इन्वर्सन कहेंगे। और एक आपका जो है उच्च तली, हाई एल्टीट्यूड टेम्परेचर इन्वर्सन। ठीक है, तो दो भागों में डिवाइड करेंगे। चले आगे। तो निम्न तली का मतलब होता है कि सरफेस, धरातल के निकट, इसको धरातली भी कहते हैं, सर्फ, इसको धरातली तापमान व्युत्क्रमता भी कहते हैं, सरफेस टेम्परेचर इन्वर्सन भी कहते हैं। तो इसमें दो आएंगी आपका, एक तो पार्थिव या वही धरातली तापमान व्युत्क्रमणता, टेरेस्ट्रियल, और दूसरा आएगा आपका जो है अभिवहनीय या वाताग्रीय टेम्परेचर इन्वर्सन, एडवेक्शनल और फ्रंटल। ये दो इसमें लिख लीजिएगा। इसमें अभी दो आएंगे आपकी उच्च तली में, आपका संवहनी विक्षोभ के कारण, ड्यू टू कन्वेक्शनल डिस्टर्बेंस, और दूसरा है आपका जो है वायु के अवतलन के कारण।
ड्यू टू सब्सिडेंस ऑफ एयर। जो इरेगुलर क्लास है उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए आगे। तो पहले तो ये याद रखना पड़ेगा फ्लो चार्ट्स मेंस वगैरह में ये सब इस तरीके से लिखना सीखना है ना। पुराना जैसे हम लोग कॉलेज में लिखते थे, जो मन में आया, जैसा मन में आया, जहाँ मन में आया, जितना याद आया लिख देते थे, है कि नहीं? क्योंकि वहाँ पे पास होना होता था। और यहाँ पे लेकिन आपको अदर से बेटर करना है ना, सबसे बेस्ट करना है। इतने लोग एग्ज़ाम दोगे तो 1 या 10 सीट है तो इनमें से 10 लोग का ही चयन होगा। तो टॉप 10 में आना है तो डिफरेंट कुछ करना ही पड़ेगा। तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन भी आपका मायने रखता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि सलाद है, सिंपल होटल में जाओगे सब प्याज मिर्ची सब काट वाट के एक जगह रख देंगे और वो फ्री में मिल जाता है कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में। और वही डेकोरेट करके जब अच्छे से होटल में जाके डेकोरेट करके मिलता है तो उसी की कीमत कितनी हो जाती है? मिनिमम 100 रुपीज़ तो रहती है कि नहीं? तो डेकोरेशन रिप्रेजेंटेशन भी मायने रखता है। कई जगह पर चीज़ें वही होती है लेकिन डेकोरेट करके रिप्रेजेंट करोगे तो नंबर अच्छे मिलते हैं। चलिए, तो पहला आते हम लोग जो है निम्न तली, मतलब लोअर एटीट्यूड का मतलब है सरफेस के निकट, इसलिए इसको धरातली तापीय उत्क्रमता भी कहते हैं। सरफेस के निकट, ये आपका जो नियर द सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस की बात हो रही है। नियर द अर्थ सरफेस, ये आपका जो है सतह है, धरातल पृथ्वी के सतह के निकट। पृथ्वी के सतह के निकट। तो पहला वाला तो वही है जो अभी तक हमने समझा है। पार्थिव धरातलीय उत्क्रमता का मतलब जो हमने कंडीशंस देखी थी अभी कि ठंड, इसके लिए वही जो रिक्वायर्ड कंडीशंस देखी थी, दशाएं देखी थी। तो उससे जो सतह के निकट खास करके शीतकाल में जो शीतकालीन लंबी रातें वगैरह देखा था हमने, तो जो कंडीशंस देखी थी वो कंडीशंस जब होती है तो ठंडी के दिनों में क्या होता है आपका जो है, खास करके ठंडी के दिनों में तापीय उत्क्रमता उत्पन्न होती है। कब होती है आपकी जो है? विंटर में, खास करके सुबह सुबह विंटर में जब जाएंगे तो सुबह 4 बजे के बाद से लेकर के धूप निकलते तक 6-7 बजे तक आपका जो है क्या रहेगा? टेम्परेचर इन्वर्सन मिलेगा आपका जो है सुबह सुबह। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह तक जाते जाते धरातल ज़्यादा ठंडा होता है ना। आप पढ़ेंगे अभी टेम्परेचर में, कल जैसे हमने टेम्परेचर पढ़ा तो जो मिनिमम टेम्परेचर होता है डे का, टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर ऑफ डे, वह कब नोट किया जाता है? सुबह सुबह 4 से 5 के बीच में। आ रही बात समझ में? मिनिमम टेम्परेचर ऑफ डे पूरा 24 आवर्स में देखेंगे तो मिनिमम टेम्परेचर कब मिलेगा आपको? सुबह सुबह 4-5 बजे मिलता है। इसलिए सुबह सुबह गर्मी में भी रजाई ओढ़ के, चादर ओढ़ के सोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से निकलने वाली जो विकिरण है वह टाइम लेती है और सुबह तक लगभग पूरा बाहर चली जाती है, तब जा कर के ठंडी होती है धरातल। और मैक्सिमम टेम्परेचर दिन का जो होता है वह कब होता है बताया था मैंने? 2 से 4 के बीच में, क्योंकि पृथ्वी को गर्म होने में क्या लगता है? ये वाला एवं होगा, ठीक है ना। और ये आपका 2 to 4 PM। ठीक है, तो ये 2 to 4 PM। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ डे नोट किया जाता है 2 से 4 के बीच में। ज़्यादा गर्मी लगती होगी आप लोग को, और 4 से 5 सुबह सुबह ज़्यादा ठंडी लगती होगी। आया समझ में? तो सुबह सुबह क्या होता है, पूरा पृथ्वी विंटर में जो है अत्यधिक ठंडी हो जाती है, पूरा का पूरा कोल्ड हो जाती है। तो इसीलिए आपका क्या होता है, आपका सुबह सुबह टेम्परेचर इन्वर्सन की स्थिति बनती है, क्योंकि ठंडी वायु नीचे रहेगी, गर्म वायु क्या रहेगी आपका उसके कंपेरेटिवली ऊपर हो जाती है। तो ये सरफेस के निकट है, इसलिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्थिव या धरातलीय उत्क्रमता कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जो सरफेस के निकट, खास करके विंटर सीजन में आ रहा है केतन समझ में, कि आपका जो है नियर द सरफेस इन विंटर सीजन, मॉर्निंग
टाइम पीरियड में क्या होता है, जो टेम्परेचर इन्वर्सन क्रिएट होता है नियर द सरफेस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है टेम्परेचर, टेरेस्ट्रियल टेम्परेचर इन्वर्सन कहते हैं। और क्यों होता है, कंडीशंस वही आएंगे, जो ये सब कंडीशंस रहेंगे, जो 3-4 कंडीशंस मैंने बताई, तब जाकर के वो क्रिएट होती है। हर जगह नहीं होगी, विंटर में भी तब होगी जब ये 3-4-5 कंडीशन जो मैंने बताई थी वहाँ पर क्रिएट होंगी। आया समझ में पहला पॉइंट? तो ये हो गया आपका टेरेस्ट्रियल या सरफेस टेम्परेचर इन्वर्सन। क्लियर है? चलूँ आगे, आ रहा है ना समझ में? ठीक है, समझना है, रटना नहीं है, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, और रटने वाला यूपीएससी है ही नहीं। वैसे तो रट करके यूपीएससी अब क्लियर नहीं कर सकते जब तक कि चीज़ों को सोचने समझने की क्षमता विकसित नहीं करोगे। अब आते हैं अभिवहनीय वाताग्री। तो दोनों वर्ड समझेंगे पहले तो। एक तो हमने कन्वेक्शन जानते हैं हम लोग, कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन बताया था ना कई बार, संवहन। संवहन मतलब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है, फैलती है ना, है ना। संवहन में क्या होता है, हवाएं गर्म होकर के क्या होती है आपकी, बाहर की ओर फैलती है, गर्म हवा होगी, उठेंगी ऊपर की ओर, क्या होगी आपकी वार्म एयर जो है स्प्रेड करेंगी, फैलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं, है ना। गर्म हवा ऊपर उठ के फैलती है, ठंडी हवा फिर आसपास से फिर नीचे की ओर बैठती है, और इस तरीके से पूरा एक साइकिल बन जाता है एयर का। या वाटर में भी मैंने कहा था कि पानी गर्म करते हैं तो नीचे बुलबुलों के रूप में ऊपर उठता है, ठंडा पानी नीचे बैठता है, पूरे थोड़ी देर में पूरा पानी क्या हो जाता है आपका, ठंडा हो जाता है, सॉरी गर्म हो जाता है, तो उसका हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस। आया समझ में? तो ये कन्वेक्शन, उसी का उल्टा है एडवेक्शन, उसी का जस्ट अपोजिट है एडवेक्शन। एडवेक्शन में क्या होता है कि दो डायरेक्शन से, दो अपोजिट डायरेक्शन से आपका जो है विंड्स आकर के मिलती है, उसमें से एक कोल्ड विंड्स होती है, एक आपका क्या होती है, वार्म विंड्स होती है। तो एक तरफ से कोल्ड आती है, ठंडी हवा आती है, इसी को हम लोग आगे एयर मासेस के रूप में पढ़ेंगे। एयर मासेस करके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे जो है, वार्म एयर मासेस, गर्म वायु राशि, और ठंडी एयर मासेस, ठंडी वायु राशि। तो दो अपोजिट डायरेक्शन से जब गर्म और ठंडी मतलब अलग अलग तापमान वाली हवाएं आकर के मिलती है, राइट, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों तुरंत गले नहीं मिल जाएंगी, क्योंकि एक ठंडी है, एक आपकी क्या है, गर्म है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। तो इसमें क्या होगा कि ठंडी हवा नीचे बैठने की कोशिश करेगी, ठंडी हवा क्या करेगी आपका, नीचे बैठने की कोशिश करेगी, और गर्म हवा टकरा करके ऊपर उठने की कोशिश करेगी, गर्म हवा हल्की होती है। तो दोनों के बीच में जो है कुछ समय के लिए एक ऐसा रीजन रहेगा जो दोनों को सेपरेट करके रखता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रंट, या हिंदी में क्या कहते हैं, वाताग्र कहते हैं। अलग से पढ़ेंगे टॉपिक, अभी तो बस थोड़ा समझ लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब गर्म और ठंडी हवा मिलती है तो दोनों के बीच में एक जोन या एक क्षेत्र रहेगा जो दोनों को अलग करके रखता है। एक ऊपर है गर्म हवा, नीचे है आपकी ठंडी हवा, क्योंकि ठंडी हवा इधर से आएगी तो नीचे बैठेगी, हैवी होती है, तो गर्म हवा उसके ऊपर उठेगी। तो दोनों के बीच में एक आपका क्या होगा, क्षेत्र होगा, कुछ समय के लिए होगा, जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से एक रीजन होगा, दैट इज नोन एज द फ्रंट, है ना। एक अलग से टॉपिक ही पढ़ेंगे हम लोग फ्रंट करके जो है एयर मासेस के बाद। तो फ्रंट क्या हो गया, फ्रंट जो है एक संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन हो गया। एक क्या हो गया, संक्रमण क्षेत्र हो गया, ट्रांजिशन जोन हो गया, जो दो गर्म और ठंडी वायु राशियों को क्या करके रखता है, अलग करके रखता है। ट्रांजिशन जोन सेपरेट्स द वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस। यदि कम शब्दों में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ट्रांजिशन जोन विच सेपरेट्स द वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस। संक्रमण क्षेत्र जो ठंडी और गर्म वायु राशि को अलग करके रखता है। ट्रांजिशन जोन separates the warm and cold air masses. आया समझ में? तो फ्रंट की डेफिनेशन अभी इतनी काफ़ी आप लोग के समझने के लिए। एयर मासेस, है ना, फ्रंट की डेफिनेशन अभी समझने के लिए इतना काफ़ी है।
बाकी डिटेल और पढ़ेंगे आगे हम लोग, टाइप्स ऑफ भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो फ्रंट्स क्या है आपके जो है, फ्रंट्स आर द ट्रांजिशन जोन बिटवीन वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस, संक्रमण क्षेत्र जो गर्म और ठंडी हवाओं को अलग करके रखता है। क्लियर है? तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो टेम्परेचर इन्वर्सन मिलेगा। अब इसको टेम्परेचर इन्वर्सन से जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या होगा, तापमान बढ़ते जाएगा क्योंकि ठंडी हवा नीचे आ गई और उसके ऊपर चली गई गर्म हवा, तो यहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्सन की स्थिति क्रिएट होती है। यहाँ पर क्या मिलता है आपको जो है, टेम्परेचर इन्वर्सन मिलता है। तो इस फ्रंटल रीजन्स में जो टेम्परेचर इन्वर्सन की स्थिति बनती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रंटल टेम्परेचर इन्वर्सन कहते हैं। और ये भी सरफेस के पास, सरफेस में ही बनता है, सरफेस के निकट ही बनता है, लोअर एल्टीट्यूड में बनता है, निचले भाग में बनता है एटमॉस्फेयर में, इसीलिए इसको हम लोग लोअर एल्टीट्यूड में रखते हैं। इसी को हम लोग किसमें रखते हैं, निम्न तली में रखते हैं। आ रहा है ना समझ में, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलना होता है तो कई जगह पे लोअर एल्टीट्यूड निम्न तली में रखा है, निम्न ऊंचाई में रखा हुआ है, क्योंकि ये भी निचले भाग में ही बनता है। आया समझ में? तो इस तरीके से फ्रंटल को दो भागों में डिवाइड, आपका फ्रंट टेम्परेचर इन्वर्सन को दो भागों में डिवाइड किया, लो एल्टीट्यूड एंड हाई एल्टीट्यूड। लो एल्टीट्यूड में दो टाइप्स हो गए, एक सरफेस के निकट जो बनता है नॉर्मल कंडीशंस जो विंटर में बनती है उसके कारण से, और फिर कई जगह पे ठंडी और गर्म हवाएं जब मिलती है तो उससे जो फ्रंट बनता है वहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्सन की स्थिति बनती है, उसको हम लोग फ्रंटल टेम्परेचर इन्वर्सन कहते हैं। क्लियर पॉइंट? तो ये हो गया आपका, तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, फ्रंट ऑप्शनल में क्लियरली लिखा हुआ है। मैंने कहा ना ऑप्शनल आपका साथ साथ तैयार हो रहा है, तो ये आप लोग के लिए डबल मेहनत से बचने का उपाय है। नेक्स्ट आ जाओ, आपका जो है उच्च तली में, या निचले भाग में नहीं बनती है, थोड़ा सा ऊपर बनती है, ऊंचाई वाले भाग में बनती है। तो ये कैसे बनती है उसको देखते हैं। तो ऊंचाई वाले भाग में बनती है, उससे पहले फिर से एक कॉन्सेप्ट में आते हैं जो ज़रूरत पड़ेगी, एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज पढ़ाया था, हिंदी में कहते हैं रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, है ना। ये मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, फिर से उसको एक बार और देखते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे कई जगह पर आएगा। चले स्टार्ट करें। ठीक है, बहुत दिन से तुम लोग का टेस्ट वेस्ट नहीं हुआ है। और जिस दिन टेस्ट रखते हैं उस दिन मिताली का कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, नहीं तो घर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मिताली हमेशा गायब रहती है। हैं? वही तो बोल रहा हूँ, जिस दिन लेता हूँ उसी दिन गायब रहती हो तुम। ठीक है, गायब होने का कारण जेन्यून रहता है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई या घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, लेकिन ये कोइंसिडेंस कई बार हो चुका है। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, बच जाती है, फिर किस्मत खराब है, क्या बोलोगी? चलिए, रुद्धोष्म ताप परिवर्तन ये बताया था मैंने, एक एग्जांपल दिया था ना। जब ये एडियाबेटिक वर्ड आएगा, तो एडियाबेटिक जब भी वर्ड आता है आप सीधा सीधा एक ये वाला एग्जांपल याद रखना है, छोटा बर्तन बड़ा बर्तन। याद आया? छोटे बर्तन की एयर को एज इट इज विदाउट कॉन्टेक्टिंग विथ एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट किसी पाइप के थ्रू हम सीधा डाल देते हैं बड़े बर्तन में, और इस एयर का टेम्परेचर है मान लेते हैं आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बड़े बर्तन में जाते ही उस एयर का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा ज़्यादा होगा? एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट, पर्यावरण लिख दो या एटमॉस्फेयर लिख दो। इससे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ पाइप जो है, पाइप के थ्रू हम इसमें डाल देते हैं। इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा बताया था मैंने, कम हो जाएगा कुछ 22 डिग्री मान लेते हैं, कम हो गया 3 डिग्री कम हो गया। तो इस एयर का जो टेम्परेचर है यहाँ से यहाँ डालते ही कम क्यों हुआ? सिर्फ फैलने के कारण से हुआ। किसके कारण से हुआ? एक्सपेंशन के कारण, एक्सपेंड करने के कारण। एटमॉस्फेयर से इसका कोई लेना देना नहीं है, एटमॉस्फेयर से कोई हीट एक्सचेंज नहीं है। यहाँ से ना तो हीट आ रही है ना हीट जा रही है, कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है, हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। आ रही बात समझ में?
लेकिन उसके बावजूद भी इसका टेम्परेचर कम क्यों हो गया? क्योंकि एक्सपेंड कर रही है, फैल रही है। वायु के फैलने के कारण वायु का यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंड कर रही है वायु, जो है वायु का फैलाव हो रहा है, मतलब आयतन में वृद्धि हो रही है। वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज कर रहा है। जिसका उल्टा हो जाएगा, जब बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में डालेंगे तो टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है। सिर्फ वायु में क्या हो रहा है? कॉम्प्रेशन हो रहा है, वायु का संपीड़न हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रही है, कॉम्प्रेशन हो रहा है वायु का, जो है एटमॉस्फेयर में इसको अप्लाई करेंगे अभी, जो है तो ये वायु का यहाँ पे क्या हो रहा है? एयर का कॉम्प्रेशन हो रहा है, संपीड़ित हो रही है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? इसका कम हो रहा है, दैट्स वाई। आया समझ में? तो पास पास आएंगे तो आपस में एनर्जी, हीट ज़्यादा जनरेट करेंगे। तुम लोग 4 5 6 लोग पास पास बैठे हो, तुम लोग ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि एक दूसरे की बॉडी के जो हीट है वही कम एरिया में एक्सपेंड हो रही है, फैल रही है। दूर दूर बैठोगे तो थोड़ा सा गर्मी कम लगेगी। समझ में आया? इसलिए जब बहुत ज़्यादा बच्चे भर जाते हैं क्लास के अंदर तो थोड़ा सा सफोकेशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हीट ज़्यादा हो गई आपकी, जो है एक्सपेंड नहीं हो पा रही है, वो फैल नहीं पा रही है, इस कारण से। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है एयर का, वो किस कारण से हो रहा है? केवल एंड केवल वॉल्यूम में चेंज के कारण से हो रहा है। तो इस प्रकार के टेम्परेचर चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज कहते हैं। आपका जो है आपका केवल हो रहा है वॉल्यूम में चेंज के कारण से, जो टेम्परेचर में चेंज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज कहते हैं। इसमें एटमॉस्फेयर से हीट एक्सचेंज का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर पॉइंट आपका कॉन्सेप्ट? केतन क्लियर है अच्छे से? ठीक है ना? कॉपी वॉपी बना रहे हो ना अच्छे से? ये जो क्लास में करा रहा हूँ मोर इम्पोर्टेंट है, सिलेक्शन तक वो कॉपी आपकी गुमनी नहीं चाहिए, है ना? और वाइट पेज वाली जैसे उसने बनाया वैसी बना लो। ठीक है, शुरू वाला लिखते रहे ना, शुरू के चक्कर में आगे वाला कभी। और यहाँ पे आराम से बना करके घर में जाके उसको मैंने कहा ना कि टाइम वेस्ट नहीं करना है फिर से फेयर करने में। यहाँ पे ही हम लोग इतना आराम से पढ़ रहे हैं, हड़बड़ी में नहीं पढ़ रहे। ठीक है, दिल्ली से यहाँ और फ़ायदा ये भी है कि वहाँ पे चीज़ें जल्दी सिलेबस कराने। यहाँ पे मैं कम से कम आपको 100-150 घंटे ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, और दिल्ली जाके किसी कोचिंग में पढ़ाना होता तो 75 घंटे में ख़त्म करके आ जाता हूँ। समझ गए? तो उसका फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, है ना? समझ पे डिपेंड करेगा। कई लोगों को जल्दी सिलेबस ही ख़त्म चाहिए तो नुकसान हो रहा है उनको, और जिसको अच्छे से पढ़ना है उसके लिए फ़ायदे वाली बात है। तो डेफिनेटली जल्दी पढ़ाऊंगा तो उतना अच्छा तो नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं क्वालिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी, और आराम से पढ़ा रहा हूँ तो क्वालिटी थोड़ा इंप्रूवमेंट रहेगा वहाँ पे जो है। तो ये अंतर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसलिए 1.5 से 2 साल आराम से टाइम लेके, ख़त्म तो मैं 1 साल में भी कर सकता हूँ सिलेबस। चलिए, तो यहाँ पे अब इसको अप्लाई करते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर में, एयर पे अप्लाई करते हैं। तो जब भी कहीं पर एयर उड़ती है, अपलिफ्ट करती है गर्म होने के पश्चात, है ना? अपलिफ्ट कई कारणों से कर सकती है, पर्वत से टकरा के भी कर सकती है, गर्म होने से कर सकती है ना? कोई सरफेस गर्म हुआ, गर्म धरातल गर्मी के दिनों में, तो गर्म हवा, गर्म एयर, वार्म एयर, ये क्या करेगी? उठना स्टार्ट कर देगी। या फिर कहीं पे हवाएं जो है पर्वत से टकराई, पर्वत से टकरा करके ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी, और जब भी ऊपर उठेगी क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड, क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है? कम है। तो जब भी हवा ऊपर उठेगी क्या होगी? फैलेगी। आ रहा है समझ में? इसका उल्टा होगा जब कहीं पर हवाएं नीचे बैठेंगी। जब कहीं पे हवाएं नीचे सबसाइड करती है, नीचे बैठती है, तो ये कंप्रेस होती है। ये क्या होती है आपकी? इसका वॉल्यूम क्या होता है? कम होते जाता है। अरे बस समझ में? जब नीचे बैठेगी तो क्या होगा आपका? जो है किसी भी कारण से नीचे बैठ सकती है, ठंडी होकर के बैठे या किसी और कारण से भी देखेंगे बैठ सकती है। तो अब इसका टेम्परेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो गर्म हवा जो ऊपर उठ रही है, नीचे इसका वॉल्यूम कम है, ऊपर जा रही है तो ये फैल रही है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली क्या होगा? ये जो गर्म वायु ऊपर उठ रही है, उसका ऊपर उठते उठते उसका टेम्परेचर निरंतर क्या होते जाएगा? कम, टेम्परेचर कम होते जाएगा। कम क्यों हो रहा है? लेकिन एक्सपेंशन के कारण से हो रहा है। उसका एटमॉस्फेयर से हीट का कोई लेना देना नहीं है ना? जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना एक्सचेंज होगा जरूर, बट उस एयर का टेम्परेचर जो कम होने के पीछे जो मेन कॉज है, मेन रीज़न है, वह क्या है आपका?
एक्सपेंशन है। मेन रीजन क्या है आपका, जो है एक्सपेंशन है, फैला हुआ है। आ रही बात समझ में कि नहीं आई? आ गई। इसका उल्टा, जब नीचे हवा बैठ रही है तो नीचे का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर ज़्यादा है तो ये क्या होती है आपकी, कॉम्प्रेस होती है। छोटे वॉल्यूम में आ रही है बड़े वॉल्यूम से, तो इसका टेम्परेचर, जब भी नीचे हवा बैठेगी उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। आया समझ में? तो यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या डालना है कि जब भी हवा किसी भी कारण से ऊपर उठेगी तो ठंडी होगी, किसी भी कारण से नीचे बैठेगी तो गर्म होगी, है ना। पहला तो दिमाग में यही डालो कि जब भी हवा किसी भी कारण से गर्म होकर ऊपर उठती है या किसी भी कारण से ऊपर उठती है तो फैलेगी ही फैलेगी, और फैलेगी तो उस एयर का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और कहीं पर हवा बैठती है तो टेम्परेचर क्या होगा आपका, बढ़ेगा। अवतलन होगा तो बढ़ेगा। तो ये याद रखना है, जिसको हम लोग सब्सिडेंस कहते हैं। तो एयर, वायु का अवतलन हो गया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, सब्सिडेंस ऑफ एयर, और उठेगा तो घटेगा। क्लियर है पॉइंट, कॉन्सेप्ट? अब इसी के साथ एक पॉइंट और जोड़ दीजिए कि ये टेम्परेचर जो कम या बढ़ता या घटता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर की दर से या तो ऊपर उठेगा तो घटेगा इसी रेट से, या फिर ये भी आपका सेम 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर के एवरेज रेट से क्या होगा, बढ़ेगा। तो किस रेट से बढ़ेगा, तो ये डेटा याद रखना है। इसको हम लोग कहते हैं ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। ड्राई एडियाबैटिक टेम्परेचर ना, लैप्स रेट घटेगा तो लैप्स है, इंक्रीज होगा तो इंक्रीज रेट हो जाएगा। तो टेम्परेचर चेंज रेट कर तो ज़्यादा बेटर है। हालांकि ताप ह्रास दर ऊपर के लिए ज़्यादा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऊपर हो रहा है तो लैप्स रेट कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। तो उठेगी हवा तो ठंडी होगी इस रेट से, उसको शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कहते हैं। और यहाँ पे बढ़ रहा है तो ताप ह्रास की जगह ताप वृद्धि दर हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, आ रहा हूँ, उस पर भी आता हूँ मैं, अब दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। तो ये एयर का टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, कम या ज़्यादा हो रहा है। क्लियर पॉइंट? चलूँ आगे, सबका ये समझ में आया? फिर आगे एनएलआर जो पढ़े तो उसमें से क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। चलूँ आगे। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे लैप्स है तो कम हो रहा है, वहाँ पे बस इंक्रीज कर देना। उठेगी तो कम हो रहा है ना आपका, तो लैप्स हो गया, और डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है, नेम वही रहेगा, ड्राई एडियाबैटिक टेम्परेचर इंक्रीज रेट हो जाएगा जब नीचे बैठेगी तो। हालांकि यही वाला वर्ड ज़्यादा यूज होता है क्योंकि हम ऊपर जाकर घटाना ही होता है, ऊपर से नीचे कमी आना होता है। अब हमने एक और बताया था तुम लोग को, एनएलआर। क्या बताया था? नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, सामान्य ताप पतन दर। ये हमने देखा था 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर। ये हमने ट्रोपोस्फियर में देखा था। कहाँ देखा था आपका? क्षोभ मंडल में। तो ये जो तापमान में कमी है किसी पर्टिकुलर ऊंचाई पर वायुमंडल में तापमान की कमी को बताती है। जैसे आप यहाँ पर खड़े अभी 1000 मीटर ऊपर चले गए, यहाँ पर अभी टेम्परेचर आपके इस कमरे में 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 1000 ऊपर, छत के ऊपर 1000 मीटर कोई छत है मान लो, वहाँ चढ़ गए तो टेम्परेचर घट करके कितना हो जाएगा, 25 डिग्री से घट करके यहाँ पर हो जाएगा आपका 6.5 माइनस का तो कितना हो जाएगा 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पर्टिकुलर ऊपर जाते तो एक हाइट पर टेम्परेचर में कमी को इंडिकेट करता है। ऊंचाई के अनुसार वायुमंडल का तापमान कितना कम हो रहा है
ये किसको बताता है? डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इन पर्टिकुलर एल्टीट्यूड, वायुमंडल के ताप में कमी को बताता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर एट पर्टिकुलर एल्टीट्यूड इन एटमॉस्फेयर। और ये जो हमने बताया कि ये कोई हवा उठ रही है, उस हवा के टेम्परेचर में चेंजेस को बताता है। कोई हवा उठ रही है, हवा बैठ रही है, उस एयर के टेम्परेचर को बताता है। तो इस जैसे ये भी सरफेस के पास तो इसका भी 25 डिग्री होगा, राइट, लेकिन जैसे ऊपर उठेगी इस एयर का टेम्परेचर 1000 मीटर तक आते आते कितना हो जाएगा? 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा इस एयर का टेम्परेचर। सराउंडिंग्स का भले ही 18.5 होगा। आ रही बात समझ में? तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये पर्टिकुलर एयर के टेम्परेचर जो अपलिफ्ट करती है या डाउनवर्ड मूवमेंट करती है, उस एयर के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। और ये आपका पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। आ रही बात समझ में? तो ये मेन डिफरेंस है। एयर देखो, दो चीज़ याद रखिए, इस कमरे में भी एयर है लेकिन एयर का मूवमेंट नहीं है ना, इसलिए एयर एंड विंड में डिफरेंस क्या है ना? विंड तो खैर एक पैरेलल वाला हो गया, तो जब ये अपलिफ्ट करती है तो उसको हम लोग अलग सेंस में समझते हैं। यहाँ की एयर क्या स्टेबल है और वही मूवमेंट स्टार्ट हो गई तो उसको विंड बोल देते हैं, लेकिन ऊपर उठती है तो अपलिफ्टिंग एयर ही बोलते हैं, तो उसमें मूवमेंट नहीं है। तो इस कमरे का टेम्परेचर 25 है। अब इस कमरे में ही आप चुपचाप ऊपर जाते जा रहे हो सीढ़ी के थ्रू, तो इस मान ली कमरे की ऊंचाई 1000 मीटर मान लो, ये छत हमारी 1000 मीटर पे ढली हुई है ठीक है, तो उस ऊंचाई पे चलोगे, इस कमरे का टेम्परेचर वहाँ पे ऊपर जाओगे तो इतना ही नहीं होगा जितना नीचे है। और लेकिन यहीं पर कहीं पे हवा ऊपर उठ रही है तो उस एयर का टेम्परेचर यहाँ पे 25 है, लेकिन उड़ते उड़ते उस एयर का टेम्परेचर कम होकर कितना हो जाएगा? एक्सपेंशन के कारण से इतना हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये डिफरेंस है। इसके सराउंडिंग्स का टेम्परेचर इसके बराबर, जब ये तब तक हवा ऊपर उठेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, क्योंकि ये ऊपर तभी तक उठेगी जब आसपास की तुलना में ज़्यादा गर्म है। जैसे अब इसका टेम्परेचर 15 हो गया तो ऊपर नहीं उठेगी, ये बीच में ही ऊपर उठना बंद हो जाएगी, क्योंकि सराउंडिंग्स की तुलना में इसका टेम्परेचर जब तक इक्वल हो जाएगा तब तक ही ऊपर उठेगी। 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तब तक ऊपर उठेगी ये, क्योंकि उसके बाद तो ठंडी हो जाएगी वो सराउंडिंग्स के कंपेरिजन, तो वो ऊपर उठना बंद कर देगी, नीचे बैठना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो उसको अलग से एक टॉपिक है स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी करके, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आएगा। अभी इतना समझ लीजिए, इतना काफ़ी है। दोनों घटेगा, हाँ, ये भी इसमें एटमॉस्फेयर में भी घटेगा, इसका भी घट रहा है, लेकिन इसका 6.5 डिग्री से घट रहा है और इसका जो है 10 डिग्री से घट रहा है। तो कोई भी हवा तब तक ऊपर उठेगी जब तक सराउंडिंग के बराबर उसका टेम्परेचर ना हो जाए, उसके बाद उठना बंद कर देगी, क्योंकि सराउंडिंग की तुलना में उसका टेम्परेचर कम हो गया, तो कैसे ऊपर उठेगी वो? उसके कंपेरिजन हैवी हो गई तो वही बैठ जाएगी। वो तो सनरेज हो गया ना, सनरेज डायरेक्टली ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो नीचे आपका उसका इफेक्ट कम होता है, इस कारण से तो स्लोप वाला आ जाएगा, स्लोप ज़्यादा उसका सूर्य के पास हो गया इसलिए आ जाएगा। मिन ट्रोपोस्फियर, हाँ, एयर भी ट्रोपोस्फियर के ऊपर नहीं जाती, वो ट्रोपोस्फियर में भी नीचे ही रहेगी। दोनों का रिलेशन होता है, इसके टेम्परेचर पे ही हवा का ऊपर उठना भी डिपेंड करता है। मैंने अभी कहा ना कि इसका आज का सराउंडिंग टेम्परेचर जो होगा उसी पे डिपेंड करेगा हवा कहाँ तक ऊपर उठेगी। तभी तक ऊपर उठेगी जब तक उसका टेम्परेचर दोनों बराबर ना हो जाए, उससे कम हो गया तो फिर ऊपर उठना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सराउंडिंग्स एयर की तुलना में ठंडी हो गई है, तो ऊपर कैसे उठेगी? आगे ना मैं समझ में, तो ये चीज़ें है। एनीवे, तो ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया एडियाबैटिक चेंज। अब इसी को हम अप्लाई करेंगे टेम्परेचर इन्वर्सन के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पर संवहनी और वायु के अवतलन के कारण से कैसे होता है उसको देखेंगे। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, और ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। एक आध दो क्वेश्चंस यहाँ से आते ही है, समझ गए तो ईजी है, नहीं समझे तो फिर, और नहीं समझो ऐसा कुछ है भी नहीं। आयतन में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो बचपन में कभी 9-10 में भी पढ़ा होगा, क्या नहीं सी हैं? पढ़े थे लेकिन याद नहीं है, क्योंकि पढ़ते ही नहीं थे ठीक है, स्कूल में बस वो क्वेश्चन पीछे होते रटवा देते है ना,
अप्लाई नहीं कर पाते, उतना समझने सोचने की क्षमता विकसित नहीं करते हैं। थोड़ा सा अब चेंज हुआ है पढ़ाने का तरीका। चलिए, संवहनी का मतलब मैंने फिर से कहा हवा का ऊपर उठना, और यहाँ पे एक वर्ड जोड़ दिया मैंने विक्षोभ, डिस्टरबेंस। तो संवहनी विक्षोभ का मतलब है अचानक से जब सडनली जब एयर क्या करती है, अपलिफ्ट करती है, अपने आप नहीं होगी, सडनली कहीं से, जैसे मान ली इस कमरे में कहीं से अचानक से ठंडी हवा आ गई उधर से इधर से, तो यहाँ की जो गर्म हवा है बीच की वो क्या हो जाएगी, सडनली अपलिफ्ट कर दी जाएगी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे संवहनी विक्षोभ का मतलब है कि अचानक से वायु का ऊपर की ओर प्रवाह, एटमॉस्फेयर में होते रहता है कई कारणों से, अचानक से वायु का ऊपर की ओर प्रवाह, है ना, अपलिफ्टिंग ऑफ एयर सडनली, सडन अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर, सडन अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ? सडन अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर। तो सडनली अचानक से हवा ऊपर उठेगी तो तुरंत क्या होगी, ठंडी हो जाएगी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर से, 10 डिग्री सेंटीग्रेड अचानक से ऊपर उड़ गई तुरंत। तो इससे पहले कि संभलने का मौका मिले, यहाँ पे मान लेते इसका टेम्परेचर है आपका 25 डिग्री है, मतलब अपने आप नहीं उठ रही है, 25 डिग्री है, ज़्यादा गर्म नहीं है ना, 20 डिग्री ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन उठा दी गई। तो अचानक से ये क्या होगी, आपकी जो है ठंडी हो जाएगी। अचानक से ठंडी होकर के 20 डिग्री की तुलना में 1000 मीटर पे जैसी ही जाएगी, ये कितनी 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाली हो जाएगी। आ रही बस समझ में? 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाली हो जाएगी। अब इसके कारण से क्या होगा कि इसके ऊपर की जो एयर, इसका 10 डिग्री है, लेकिन हो सकता है इसके ऊपर की जो एयर है उसकी तुलना में क्या हो, गर्म हो। उसके ऊपर की जो एयर है उसके कंपैरिजन, उसकी तुलना में क्या हो, क्योंकि ये हवा तो ऊपर उठ रही है, लेकिन इस पूरे एटमॉस्फेयर, यहाँ के पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 15 डिग्री बना हुआ है मान लेते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, उस अपर एटमॉस्फेयर में अब यहाँ पर कंडीशन देखेंगे तो क्या हुआ, नीचे ठंडी हवा, ये आपकी कोल्ड एयर हो गई नीचे, और इसके कंपैरिजन ऊपर यहाँ पर क्या हो गई, वार्म एयर हो गई, गर्म हवा। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर इन्वर्सन बन रहा है ऊंचाई पर, इसलिए इसको हाई एल्टीट्यूड में रखा है, ऊंचाई वाले भाग में रखा हुआ है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन कहीं पे समझने के लिए सिलेबस में है। तो ये हाई एल्टीट्यूड टेम्परेचर इन्वर्सन में रखते हैं हम लोग। यहाँ हम ज़बरदस्ती उठा रहे हैं ना भाई, नेचुरली नहीं उठ रही है, तो ज़बरदस्ती उठ रही है, तो इसके कारण से उतना चेंज होने का टाइम नेचुरली नहीं मिल रहा है। वो तो अभी उठ ही नहीं रही थी बेचारी, उसको ज़बरदस्ती उठा दिया हमने, ठीक है। तो ऊपर का तो 15 डिग्री है, लेकिन ज़बरदस्ती उठा दिया तो इसका टेम्परेचर यहाँ तक आते आते कितना हो गया, 10 डिग्री हो गया। सडनली फोर्सफुली उठा दिया हमने ज़बरदस्ती उसको, नॉट नेचुरली। तो इस कारण से ऐसी कंडीशंस कभी कभी बन जाती है। जैसे मैंने कहा, ऐसा कब होता है, जब ठंडी हवा अचानक से इस कमरे में आ गई, है ना, उधर दरवाज़ा खुला, अचानक से ठंडी हवा, आराम से बाहर की ठंडी हवा अचानक से घुस गई, तो यहाँ की गर्म हवा क्या हो जाएगी, सडनली अपलिफ्ट कर दी जाएगी। तो ऊपर जाके कहीं ना कहीं टेम्परेचर इन्वर्सन बन सकता है। तो एक अध्ययन करके देखा गया, तो एक टाइप्स में पढ़ लेना है, ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, संवहनी विक्षोभ के कारण से उत्पन्न टेम्परेचर इन्वर्सन कहते हैं। टेम्परेचर इन्वर्सन ड्यू टू कन्वेक्शनल डिस्टर्बेंस। आया समझ में? हाँ, रेयर कुछ क्षेत्रों में होते रहती है कभी कभी इसके, लेकिन टॉर्नेडो वगैरह बनते हैं। जैसे अमेरिका में जो टॉर्नेडो बनते हैं वो इसी कारण से बनते हैं। कैसे होता है उसको समझ लीजिए, इसका प्रभाव पड़ता है, तभी अध्ययन किया गया ज्योग्राफी में कि जो टॉर्नेडो बनते हैं, टॉर्नेडो सबसे खतरनाक चक्रवात होते हैं, तूफान होते हैं, तो थोड़े देर में पूरा तहस नहस कर देते हैं। ये अमेरिका में यहाँ पर एक नदी है, मिसिसिपी नदी। इस मिसिसिपी नदी घाटी में सबसे ज़्यादा टॉर्नेडो बनते हैं। यहाँ पे क्या बनते हैं, टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या होते हैं, अत्यधिक तीव्र तूफान होते हैं।
तीव्र हवाएं होती है आपके जो है एक बहुत ज़्यादा इंटेंस स्टॉर्म्स होते हैं। इसकी स्पीड जो है ग्रेटर देन 800 किलोमीटर पर आवर होती है, समझ सकते हो। स्पीड विंड्स की कितनी होती है? मोर देन 800 किलोमीटर पर आवर। टॉर्नेडो फोटो देखोगे, गूगल चल रहा है, पता नहीं गूगल ठीक ठीक नहीं, इन लोग बोला तो था। मिसिसिपी, इतना हिंदी पढ़ लेते हो? राइटिंग, अच्छा राइटिंग की प्रॉब्लम है। मिसिसिपी, ये इस टाइप से जो है टॉर्नेडोज, जो इस तरीके से तूफानी हवाएं, गूगल अभी चल नहीं रहा है, दिख रहा है पाइप के नीचे जो पाइप के समान रहता है, और जहाँ से भी इस छत के ऊपर से गुजरेंगे तो छत को उड़ा के ले जाएंगे, इतने हाई इंटेंसिटी वाले होते इस तरीके से, पूरा का पूरा जो भी इस रास्ते में आएगा सबको उड़ा करके अपने साथ लपेट करके ले जाते, उसको टॉर्नेडो कहा जाता है। तो ये टॉर्नेडो बनते कैसे हैं? इस टाइप से अचानक से जो है हवा जब ऊपर उठा दी जाती है तब बनते हैं। कि यहाँ पर क्या होता है कि आसपास की जो कोल्ड मॉइस्ट एयर है अचानक से इंटर करती है, तो यहाँ की जो गर्म हवाएं सडनली क्या कर दी गई, गर्मी के दिनों में बनती है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर है, मान लेते हैं अभी है ना 30, 35, 40 डिग्री टेम्परेचर मान लेते हैं। अब अचानक से आसपास की ठंडी हवा इस गर्म हवा को अचानक ऊपर उठा दी, तो इतना तीव्र लो प्रेशर बनता है कि तुरंत यहाँ पे इस तरीके से जो है साइक्लोन टाइप का हवाएं चलने लगती है, इसको टॉर्नेडो कहते हैं। तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए इसको स्टडी किया गया। तो ये सब इसके कारण से बनते हैं। एनीवे उसको देखेंगे आगे, ये भी टॉपिक पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब दूसरा है आपका वायु में अवतलन के कारण। चले आगे, नेक्स्ट है आपका वायु में अवतलन। तो ये भी ऊपरी वायुमंडल में ही बनते हैं, कभी कभी, या कभी कभी मतलब कुछ क्षेत्रों में बनते हैं। अब जैसे हवा नीचे उतर रही है, अब ये हवा है, मान लेते हैं ये सरफेस है, सरफेस के निकट एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मान लेते हैं आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये हवा है, ये आपका ऊपर से उतर रही है 30 डिग्री, ऊपर है तो कम होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि 15 डिग्री वाली एयर है, आसपास के सराउंडिंग में 20 डिग्री है, तो टेम्परेचर ये हवा क्या है इसकी तुलना में ठंडी है, तो क्या करेगी, नीचे बैठेगी, राइट। अब नीचे बैठेगी तो ये जैसे 1000 मीटर आएगा, इसका टेम्परेचर कितना हो गया, नीचे बैठेगी तो बढ़ेगा टेम्परेचर, तो 25 डिग्री हो गया, है ना, क्योंकि टेम्परेचर आपका क्या होता है, आपका नीचे आएंगे तो बढ़ता है। आसपास का कितना है, 20 डिग्री, तो ये नीचे पूरा नहीं बैठ पाएगी, जैसे इसकी आसपास के कंपेरिजन इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, 21 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाएगा, ये हवा नीचे बैठना छोड़ के ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी, यहीं पे फिर से क्या करेगी, ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना हो गया आपका, आसपास के सराउंडिंग 20 की तुलना में ज़्यादा हो गया। आए समझ में? तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर देखिए, ये नीचे ऊपर क्या हो गई, गर्म हवा, और नीचे यहाँ पर 20 डिग्री वाली ठंडी हवा मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, कोल्ड एयर मिलेगी। तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर इन्वर्सन बनता है, ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, इसी को टेम्परेचर इन्वर्सन कहते हैं। तो ये कंडीशंस भी कभी कभी अपर एटमॉस्फेयर में बनती है। तो ये सब्सिडेंस के कारण से अपर एटमॉस्फेयर में बनती है, हाई एल्टीट्यूड्स में बनती है, इसलिए इसको उतरने के कारण से रखा गया। तो बस नाम याद रख लेना, थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है। आए समझ में आकांक्षा, है ना, अभी आ जाएगा बस, लेकिन 2, 3, 4, 10 बार पढ़ोगे, समझोगे, सोचोगे, तब जाके याद रहेंगी चीज़ें, है ना। अभी तो लग रहा है कि समझ में आ गया, लेकिन याद कब रहेंगे, जब कम से कम 2, 4, 5 बार रिवाइज करके समझोगे, सोचोगे कैसे हो रहा है, और दिमाग में फिट करोगे, बैठा लोगे। तो ये टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्सन हो गया। तो टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्सन अभी तक जीएस में नहीं पूछा है, ऑप्शनल में पूछा हुआ है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्सन। चलूँ आगे।
अब आती है इसका प्रभाव क्या पड़ता है उसमें, टेम्परेचर इन्वर्सन का इम्पैक्ट। डायग्राम जरूर बना लेना, समझ लेना, कॉपी जाके फेयर कर लेना अच्छे से। बुक्स में कितना भी पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? हाँ, उसके बाद आ जाएगा। मतलब मेरे पढ़ाने से पहले नहीं आता, लेकिन मैं पढ़ाने के बाद जब फिर दोबारा पढ़ोगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि मुझे पता है, मैं भी स्टूडेंट था ना, जैसे सास भी कभी बहू थी तो मैं भी कभी स्टूडेंट था, टीचर भी कभी स्टूडेंट था, समझ गए ना। तो इसीलिए हमें अपने अनुभव पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे, यदि आप सीरियस स्टूडेंट रहे हैं तो, है ना, यदि आप सीरियस स्टूडेंट रहे तो आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे प्रॉब्लम करती है। हमें भी प्रॉब्लम गई थी। आया समझ में? तो जीवन का अनुभव, अब हमारे बच्चे हैं तो कुछ ऐसी गोलाबाजी देने की कोशिश करते तो हम हंसते हैं, बट हम भी तुम्हारे उस उम्र से गुजर करके यहाँ तक पहुँचे, समझ गए? तो इतना आसानी से बच्चों को लगता है ना कि पेरेंट्स को बुद्धू बना रहे। तो यदि मम्मी पापा थोड़ा सा टैलेंटेड है, पिछला अनुभव को समझ करके जानते हैं, तो वो बुद्धू नहीं बना सकते। हाँ, कई जगह पे हम जानबूझ करके क्या हो जाते, बुद्धू बन जाते हैं कि हाँ ठीक है तुम्हारी लाइफ है, एंजॉय करने की, जाओ घूम लो, मस्त कर लो करके, मस्ती कर लो करके। चलिए, तो झूठ को भी कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रभाव, इम्पैक्ट। तो टेम्परेचर इन्वर्सन का सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये होता है कि कोहरा बनता है, फॉग, फॉर्मेशन ऑफ फॉग। जब भी ये स्थिति होगी वहाँ पे क्या बनेगा आपका, फॉग बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ फॉग। क्योंकि नीचे ठंडी हवा है, नीचे क्या है आपकी जो है ठंडी है, ऊपर गर्म है, तो यहाँ पर आपका नीचे का कंडेंसेशन हो जाएगा वाटर वेपर का, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, फॉग बनेगा। इसलिए विंटर में सुबह सुबह फॉग होता है, तो फॉग की कंडीशन बनती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस में देखेंगे। अब इसी का आर्थिक, सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखेंगे। ये तो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट हो गया, मतलब इसको भी डिवाइड कर सकते हैं प्रभाव। एक बार क्वेश्चन आया था, तो ये आपका जलवायविक प्रभाव हो गया, क्लाइमेटिक इम्पैक्ट। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, क्लाइमेटिक प्रभाव, क्लाइमेटिक इम्पैक्ट, जलवायविक प्रभाव, जलवायु पर प्रभाव। तो जलवायु पर प्रभाव में पहला आ जाएगा फॉग। इसी का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है, सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो भी आएगा। सामाजिक आर्थिक प्रभाव, सोशल इकोनॉमिकल। तो फॉग बनेगा तो परिवहन में बाधा उत्पन्न होगी, तो इसका प्रभाव पड़ेगा इस पे, परिवहन में बाधा, इंटरप्शन इन ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट में इंटरप्शन होगा तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ेगा, सोशल इम्पैक्ट भी पड़ेगा। आप लोग आना जाना है, पता चला कि ऑफिस जाना है और ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, या फिर एक्सीडेंट्स वगैरह पड़ जाते हैं, फॉग बनता है, तो इंटरप्शन इन ट्रांसपोर्ट, है ना। फॉग बनेगा तो फॉग के कारण सोशल इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, समाज पे हम लोग पे भी प्रभाव पड़ेगा, है ना। हम लोग को गाड़ी वाड़ी धीरे चलानी पड़ेगी, या कभी कभी दिल्ली विल्ली में गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा हाईवे पर, ठीक है। विदेशों में भी ऐसे कई सारे हो चुके हैं। मेरा एक अनुभव रहा है, शिमला गए थे न्यू ईयर में, ऐसी फ्रेंड्स लोग के साथ में। वो पता नहीं ड्राइवर अपनी बीवी से लड़के आया था कि क्या किया था, बहुत फॉग था तो भी खतरनाक गाड़ी चला रहा था, ठीक है। आते ही उस पता नहीं आया, उसके बाद से उसका मूड कभी ठीक ही नहीं था। हम बोले भाई धीरे चला यार, तो भी वो तेज़ी चला रहा था। तो एक दो बार लगा कि आज तो हमारा काम तमाम है। तो फिर भी जाते समय सही रहा, एक दिन शायद 1 या 2 दिन रुक करके आया, तो आते समय भी उसका मूड ठीक नहीं हुआ। तो लिटरली बताऊं, अम्बाला में चेकिंग के लिए पुलिस वाले ने रोका गाड़ी। अब पता नहीं, हम सोचे उस पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा, गाड़ी का कागजात सब कुछ होगा, हमने तो चेक नहीं किया था। अब कुछ पूछ रहे थे, इसके पहले कि पूछे, उसने चेक ही कर रहा, गाड़ी आगे बढ़ा दिया पुलिस वाले के सामने। दूसरा पुलिस वाला सामने है, उसको बोनेट में उठा के आगे बढ़ा दिया। तो बोले बेटा आज तो गए हम लोग इसके साथ, हम भी पीसेंगे करके।
और हम लोग थे उतर करके दूसरे पुलिस वाले से बात ही कर रहे थे कि सर जो भी है, तो वो पता नहीं क्या था, और उसको वो भी हट गया, फिर वो आगे ले गया गाड़ी, मतलब बैठो गाड़ी में भागो, बाद में ड्राइवर निपटते रहेगा। उसका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह उनके हाथ में आ गया था, तो बाद में जो भी कांड किया होगा नहीं पता। हम लोग तो बैठ करके फिर क्या हो गए, आ गए, तो सही सलामत पहुंच गए भगवान के दया से। तो कभी कभी चीज़ें जो है कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पहुंच गया। हाँ, वो तो हमेशा बनेगा, क्योंकि सुबह सुबह वाटर का टेम्परेचर क्या होता है कंपेरेटिवली आपका, नहीं वाटर का तो ज़्यादा ही रहता है ठंडी के दिनों में, लेकिन आसपास का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो गया तो मॉइस्चर ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा सा धुआं धुआं दिखाई देता है, तो वो लैंड का इम्पैक्ट पड़ता है आपका आसपास के सराउंडिंग्स पे। हाँ, लैंड पे ज़्यादा होगा। एनीवे, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, यहाँ पे क्लाइमेटिक में आएंगे तो चूंकि यहाँ पे ठंडी हवा नीचे है तो हवा ऊपर उठेगी नहीं, तो बारिश वारिश की संभावना क्या हो जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल स्थिर हो जाता है। वायुमंडलीय स्थिरता क्रिएट होती है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होती है, मतलब मौसम शांत होता है, साफ होता है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होती है। वायुमंडलीय स्थिरता मतलब मौसम, हवाएं तूफान वगैरह नहीं चलेंगे, क्योंकि ठंडी हवा है तो नीचे शांति से बैठे रहेगी, डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं रहता है, तो स्थिरता रहती है आपकी। जो फॉग वगैरह आता है तो फिर इससे आपका जो है फॉग वगैरह से आपका परिवहन में बाधा उत्पन्न होती है। आपका दूसरा, कभी कभी टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है। कभी कभी टेम्परेचर क्या होता है किसी रीजन में लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया तो पाला पड़ता है, फ्रॉस्ट। लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, पर्वतीय क्षेत्रों में खास करके ये होता है, माउंटेनियस रीजन में। तो माउंटेन रीजन में क्या होगा, पर्वतीय क्षेत्रों में टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला गया, खास करके माउंटेनियस रीजन में, माउंटेन्स पे, पर्वतों पर, तो उससे पाला पड़ता है। पाला क्या होता है, बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है, आइस में, है ना। पाला जो ऊपर से नहीं गिरता है, टेम्परेचर 0 से कम हो गया तो जो ओस बनती है वो किस में कन्वर्ट हो गई, आइस में, है ना। 0 से ऊपर है तो ओस बनेगा, ग्रेटर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो क्या बनेगा, ड्यू बनेगा। आया समझ में। और यही टेम्परेचर लेस देन 0 हो जाएगा तो वो ओस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी जो है आइस में, और इसी आइस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रॉस्ट कहते हैं, पाला कहते हैं। ओला अलग होता है ना, ओला ऊपर से बारिश में गिरता है, तो ओला अलग है, पाला अलग है। पढ़ेंगे अभी क्लाइमेट में सब कुछ आ जाएगा, डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, ओला क्यों बनता है, पाला क्यों बनता है। तो पाला क्यों बन रहा है समझ में आ रहा है। पाला मतलब इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉस्ट, तो इसके कारण से फिर फसलों को नुकसान होता है। तो यहाँ पे इसमें डाल सकते हो, आर्थिक प्रभाव में क्या होगा, फसलों को, पाले के कारण से फिर क्या होगा, फसलों को नुकसान होता है। आपका जो है फसलों को नुकसान को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हाँ, क्रॉप डैमेजेस होता है आपका जो है ना, डैमेज क्रिएट डैमेज टू क्रॉप्स। तो ये आपका क्लाइमेटिक सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स में 3-4 पॉइंट्स आएंगे। तो यही क्वेश्चन आया था आपका 2013 में आया था, पहली बार जब सिलेबस चेंज हुआ था तो पूछा था आपका जो है टेम्परेचर इन्वर्सन क्या होता है और सोशियो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है। 100 वर्ड्स में ये क्वेश्चन आया था ना, 2013 का, 2013 का पेपर उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन आया था, और ये पूछा गया तो एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है, कोई एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछा था। एनसीईआरटी में जाके देखोगे तो टेम्परेचर इन्वर्सन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। हाँ, ये बात अलग है, उसको पढ़ करके इतना अच्छे से समझ नहीं बना पाओगे, हरी बात समझ में। लेकिन टॉपिक जो उठाया था, जो कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट आपका। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर इन्वर्सन कंप्लीट। अब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टार्ट करेंगे। तो आज करना है कि कल करना है, हाँ, बहुमत का क्या विचार है, वायुमंडलीय दबाव। हाँ, तो कल तो संडे ऐसे भी छुट्टी है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एक नया टॉपिक है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है, तो मंडे से करते हैं। ठीक है, तो जितना पढ़ा दिया रिवीजन कर लो, बीच में कभी भी टेस्ट ले लूँगा, क्लाइमेट का ही ले लूँगा अभी तो। ठीक है, जो पढ़ाया है उसी का भी लिखने वाला लूँगा, फिर ऑब्जेक्टिव वाला बाद में लूँगा। ऑब्जेक्टिव वाले में तो जितने क्वेश्चंस आए बन जा रहे चंद्रिका? हाँ, अब जो क्वेश्चन से बन जा रहे कि नहीं बन जा रहे? कुछ नहीं बन रहे तो लेके आओ ना, कौन से नहीं बन रहे? हाँ, अभी नहीं पढ़ाए वो नहीं छोड़े, जो पढ़ा दिए उसमें से, है ना। क्लाइमेटोलॉजी मैंने कहा ना कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो हर साल प्रीलिम्स में रहना ही रहना है, बाकी से हो चाहे ना। जियोमॉर्फोलॉजी से 1-2 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, क्लाइमेटोलॉजी से रहेंगे ही रहेंगे, ओशनोग्राफी से रहेंगे ही रहेंगे। ये 3 टॉपिक है जहाँ से 5 मिनिमम 5 से 5-7 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, और वो इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट बेस पर होते हैं, तो गलत होने की संभावना वहाँ पे नहीं रहती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हाँ, क्लाइमेटोलॉजी का अभी टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद लिख लेता हूँ बीच में। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन ऑप्शनल की क्लास, चलो ठीक है, ऑप्शनल की क्लास रहेगी, थोड़ा देर 15 मिनट ब्रेक ले लो।